तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। क्या आप चुनाव, मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल ना मैंने देखा है, जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले ना, कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है, किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में, तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हों, वो समाज जो है ना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। तो आज भी वो दलितों को अछूत मानते हैं, और बर्तन तो अपने ले जाते हैं, गिलास भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, सब कुछ अपना ले जाते हैं। और ये वही बीजेपी के लोग हैं ना जिन्होंने हमारी बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया था, उसके परिवार को भी नहीं मिलने दिया। ये भी बीजेपी के लोग की बात कर रहे हो क्या? मैं इन्हीं के खिलाफ तो हूँ, इसीलिए इनसे तो देश को खतरा है। जो आज तक भी समरसता की बात करते, समानता की बात नहीं करते, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है। एक सच्चाई आप नहीं देख पा रहे मीडिया के साथियों, प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि चाइना से आंख नहीं मिला सकते। उसका कारण ये है कि देश चाइना के हाथों बिकने की कगार पे है, और इन्होंने पूंजीपतियों के आगे देश को गिरवी रख दिया है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी आगे क्या बेचेगी इसलिए लड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने आज अपने लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया तो शायद जो रीढ़ की हड्डी हमने पैदा की है अपने समाज के लोगों में, वो कभी उठ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी मेरी थी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिन्होंने नकार दिया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो मैं अब इस पे नहीं चर्चा करना चाहता, वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना लड़ेंगे। लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि सामाजिक न्याय का जिनको ताजा सा रंग चढ़ा है, उनकी सच्चाई क्या है, मैं आपको लगातार बताता हूँ। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूँ। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे, या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी, और मुझे विश्वास दिला गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूँ, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज शाम के टाइम में हो सकता हूँ आपको कोई बड़ी खबर भी दे दूं, क्योंकि ये तो मैंने घोषणा उनकी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने वाले। कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। हाँ, सहायता करेंगे, सहायता करने के लिए तो गए थे, लेकिन भाई की तरह वकील तो आपका सम्मान रखा जाएगा। वकील हैं हम और पढ़े लिखे हैं। सहयोग की भावना में और तंज की भाषा को समझते हैं। मैंने क्या कहा कि बाकी सीटों की जानकारी, क्योंकि अगर हो सकता है आज के बाद हमें आप सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे। डिजिटल का दौर है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है जी, खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आज़ाद समाज पार्टी वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ लड़ेंगे, मैं वहाँ भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है, और मैं उसको लड़ूंगा। मैंने क्या कहा कि शाम तक आपके सामने सारी चीज़ें बड़े प्लेटफॉर्म से भी रख सकते हैं। मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाके लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई
अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत मेरी होगी वहां ज़्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे, कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे। और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे, एक चीज़ मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग ST के लोगों को भी टिकट देंगे, और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 18% मुस्लिमों को, और बाकी सबको मिला के 23% टिकट हम लोग देने का काम करेंगे। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर दोनों हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और इतिहास गवाह, दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जैसे नेताजी ने कल कहा था, एक नेताजी ने, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब लड़े और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मिलकर लड़े। तो इस लड़ाई में मैं आपसे जानना था, धोखा किसने दिया था? जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो वो सारी बातें दिल पे ले जाता हूं। आजाद जी, तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता सहयोग नहीं करेगी तो अभी जनता तैयार नहीं हुई है। वो चुनाव लड़ा रहे थे, मेरे लिए चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ाना बहुत जरूरी है। मुझे दलितों ने कमान सौंपी है, बहुजनों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों ने, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों ने, मैं उनके सम्मान की रक्षा करूंगा और उनके अधिकार रक्षा करूंगा। जब हमने एक साइकिल यात्रा चलाई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि ये कहां से इतने कार्यकर्ता आ जाते हैं। वो कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान सम्मान रक्षा करेंगे और वो ये भी साबित करेंगे कि उनको कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो 5 साल अपने कमरे में सोता है और चुनाव के समय बाहर आता है, या वो नेता जो अपनी बहनों के सम्मान के लिए जेल भी काटता है, मुकदमे भी झेलता है, लड़ता भी है और कभी झुकता नहीं, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई सामने खड़े होकर लड़ता है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है, और कोई किसी को जिताने हराने, सब लोग जीतने आए हैं। तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी, उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप, घर में बैठ जाएंगे सारे नेता। सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। कि जब आदमी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो लोग उनके पास आए वो पहले कौन से दल में थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले भीम आर्मी की टीम लेती है। आज़ाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, लेकिन हमारी असली ताकत भीम आर्मी है। और हम जो भी फैसला लेते हैं, देखिए आप भी अगर मेरे पास आए किसी प्रस्ताव को लेके और उस प्रस्ताव से ऊपर नीचे कहीं बात होगी तो क्या आप अपने आप फैसला ले लेंगे? मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहाँ ख़त्म कर दिया गया। एक नया प्रस्ताव आया तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के, कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूँ। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। मीडिया के साथ ही बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पर क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बताई?
तो मैं समझता हूं कि मैं उन पे अब बात नहीं करना चाहता। आप, मुझे लगता है उनको और मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है आप मेरा उनका झगड़ा करवाना चाहते हैं। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन पे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले 3 नहीं हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नेता जो 5 साल घर से नहीं निकले, इनके पास क्या है रोकने के लिए? और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने उन समाज के लिए काम किया है जो 85% है इस प्रदेश में। तो मैं अपनी लड़ाई जो मैंने लड़ी है उनसे अपनी हिस्सेदारी के लिए पूछूंगा कि क्या एक गरीब के बेटे को आपकी लड़ाई आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है क्या?